देखो समझो इसमें बोल रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। मतलब अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल्स है या कोई माइनॉरिटीज है जिसका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर है, तो उसको वो अपने इस डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट और स्क्रिप्ट करने के लिए किसी भी तरह के टेरिटरी या रीजन्स को वो एक्वायर कर सकता है। या एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर हैव अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। उसको कंजर्व करने का अधिकार उसके पास है, चाहे जैसे डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, कल्चर हो, वो उसको कंजर्व कर सकता है, पहला। दूसरा बोलता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड और ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज, तीन चीज ध्यान रखना, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। जबकि वहां पर क्या बोलता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और एक है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेसिडेंस। कौन सा आर्टिकल है 15? कौन सा आर्टिकल है ये? कौन सा आर्टिकल है 29? ठीक है, याद रहेगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। तो इस बेसिस पर आप किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि भैया उस आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मत जाइए। अगर कोई माइनॉरिटीज ही बनाई है और आप उस माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मना कर रहे हो किसी को जाने से, या उस पर्टिकुलर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज से है दूसरे, तो उसको मना नहीं कर सकता कि आप मत जाओ। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU वगैरह, ये सब मना नहीं कर सकते किसी को, किसी हिंदू को मना नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज द प्रोविजंस। नेक्स्ट 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हर एक माइनॉरिटीज के पास ये अधिकार है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकती है या मेंटेन कर सकती है। ठीक है, बोलता है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, किस बेसिस पर? रिलीजन एंड लैंग्वेज के बेसिस पर। तो कौन सा दो बेसिस होता है? रिलीजन के बेसिस पर माइनॉरिटीज हो सकता है, लैंग्वेज के बेसिस पर माइनॉरिटीज हो सकता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस किस बेसिस पर माइनॉरिटीज को डिवाइड किया जा सकता है, तो दो बेसिस पर माइनॉरिटीज को डिवाइड किया जा सकता है, ये वाले बेसिस पर जो आर्टिकल 30 बोलता है। और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी किस किस बेसिस पर? डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर के बेसिस पर। ठीक है, उसको कंजर्व कर सकता है। अच्छा, बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकता है। नेक्स्ट आता है इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय ए माइनॉरिटी referred in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by the determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। अब देखो ये बोल रहा है कि हर एक माइनॉरिटीज के पास अधिकार है अपना, वो बना सकता है एजुकेशन, मतलब कोई ले सकता है जगह। बट मान लो अगर गवर्नमेंट को वो जमीन चाहिए, वो प्रॉपर्टी चाहिए, वक्फ बोर्ड वाला प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसको उस माइनॉरिटीज को उतने अमाउंट का बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। मेजोरिटी के जमीन को ले सकते हो, उनको उतना देने की जरूरत है, मार्केट रेट के हिसाब से नहीं, गवर्नमेंट रेट के हिसाब से पैसा देके भगाओ उनको। बट माइनॉरिटीज का जमीन ऐसे नहीं लिया जा सकता, उसके लिए तो उतनी जमीन देनी पड़ेगी या तो उनको बेनिफिट उतना देना पड़ेगा जितना का वो है। यही आर्टिकल 30 क्लॉज 1 यही बताता है। द स्टेट शैल नॉट in granting aid to educational institution discriminate against any educational institution on the ground that is under the management of minority whether based on religion or language। मतलब स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, अगर किसी को ग्रांट करता है फंड वगैरह, तो ये नहीं देखेगा कि माइनॉरिटीज का है मेजोरिटी का, तो दोनों को इक्वल अमाउंट में ग्रांट करेगा। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, आर्टिकल 31 हटा दिया गया है, दैट इज आपका कौन सा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या था वो? राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, वो हटा दिया गया। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C एंड 31D। ये होता है प्रोविजन या रेस्ट्रिक्शंस ऑफ लॉ या सेविंग्स ऑफ लॉ जो है। ठीक है, देखो ये क्या बोलता है, पहले यहां तक समझ में आया, दैट इज आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 30 तक। तो EFEREC ये हमने देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा।
कल्चर एजुकेशन राइट। लास्ट का आर्टिकल 32 बचता है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पहले 32 कर लेते हैं, फिर 31 ए बी और सी करेंगे, ठीक है। देखो 32 में क्या बोलता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्वर्ड बाय दिस पार्ट। इसमें साफ साफ यही बोलता है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स है, जैसे मान लो स्टेट ने वो फंडामेंटल राइट्स दिया है, बट अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दिया बट अगर उसका प्रोटेक्शंस नहीं होगा तो उसका कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। हेंस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 32 भी डाल दिया गया है, और 32 को इटसेल्फ क्या बना दिया है, फंडामेंटल राइट्स। तो एक तो नॉर्मली आर्टिकल 32 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट वायलेट होता है तो यू विल बी देयर हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, आप फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे। इट मींस कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। एक तो ये, दूसरा बोलता है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। बट हाँ, एक तो ये होगा। दूसरा आर्टिकल 32 इटसेल्फ क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। 32 में ये भी बोलता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे, बट इसमें 32 को इटसेल्फ फंडामेंटल राइट्स में भी डाल दिया है। इट मींस कि अगर कोई आदमी जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि भैया हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, तो वो उस आदमी का फंडामेंटल राइट्स है जाना कहां, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग वो जा रहा है, तो 32 इटसेल्फ फंडामेंटल राइट्स है। इट मींस कि सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं कर सकता कि हम आपका केस नहीं सुनेंगे अंडर आर्टिकल 32। समझ में, साफ साफ बड़ा अच्छा प्रोविजन दिया, और बहुत अच्छे दिमाग से उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसको डाला, ताकि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा, नहीं नहीं हमारे पास बहुत लोड है अभी केस का, हम अभी नहीं आएंगे, बाद में आना, दिवाली के बाद आना, होली के बाद आना, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, या बिहू के बाद आना। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 के अंदर में कोई जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को ही क्या बनाया है, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बनाया है। हाँ, हाई कोर्ट में अगर जाता है कोई तो हाई कोर्ट मना कर सकता है कि हम अभी नहीं सुनेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। तो कभी कभी इसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 32 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है कि नहीं मना कर सकता है कि हम नहीं सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। और आर्टिकल 32 के अंदर में ध्यान रखना क्या है, रिट पिटिशन से, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो 32 कौन कौन सा है, रिट्स, कौन कौन सा, सबसे पहला हीबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, सर्सराई, बस। ठीक है, तो सबसे पहला हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, सर्चुररी एंड प्रोहिबिशंस। ये तीन चीजें, 1 2 3 4 5, 5 चीजें, ठीक है। अब समझो इसमें क्या क्या है। हिबियस कॉर्पस का मतलब होता है, लिख लीजिए, टू हैव द बॉडी, मैंडेमस वी कमांड, क्यू वारंटो by what authority, certiorari to certify, prohibitions to, लिख लीजिए, कभी कभी मतलब आता है।
हम्म, ना ना ना, ये लिया गया यूके से। हाँ, आप देखोगे कि सुप्रीम मतलब वहाँ का मतलब कोर्ट मतलब आपका ये यूके में आ, ये रिट क्वीन के पास होता था, प्रेरोगेटिव रिट जिसको बोलते हैं, ठीक है। और प्रेरोगेटिव रिट्स मतलब इट इज द अथॉरिटी ऑफ व्हाट, द थ्रोन। थ्रोन जो है ना उसका ये अथॉरिटी है। मतलब अगर कोई किसी का फंडामेंटल राइट इस केस में वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली क्वीन या किंग को या थ्रोन को बोल सकता है, और थ्रोन अपना स्पेशल पावर यूज करता है कमांड करने के लिए। ध्यान रखना, ये सुपीरियर ऑर्डर होता है किसको, कोर्ट को। कोर्ट जो देता है किसको, टू द गवर्नमेंट, या कोर्ट देता है टू द गवर्नमेंट और टू द इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म व्हाट दे हैव सेड। सो पहले सबसे पहला आता है हिबियस कॉर्पस। हिबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। टू हैव द बॉडी का मतलब होता है अगर कोई इंडिविजुअल्स किसी को इलीगली डिटेन किया गया है, पकड़ के रखा गया है, अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई बोलता है कि भाई इस तरह का हमारे कोई आदमी को या पकड़ा गया है, या कोई आदमी खुद जिसको पकड़ा गया वो खुद कोर्ट में आके बोलता है, मतलब रिटर्न लेटर या कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि हमको पकड़ा गया है इलीगली, तो कोर्ट क्या करेगा, उस केस को देखेगा और देखेगा कि उसको इलीगली पकड़ा गया है या लीगली पकड़ा गया है। अगर इलीगली पकड़ा गया है तो उसको बोलेगा छोड़ने के लिए, या पुलिस को बोलेगा कि उस आदमी को हमारे सामने लेकर आओ जिसको पकड़ा गया है, और हम डिसाइड करेंगे कि उसका पकड़ना लीगल या इलीगल। तो किसको ऑर्डर देगा कोर्ट, टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, टू लुक इनटू द लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशंस डन बाय दैट इंडिविजुअल्स, ठीक है। दैट वाज द हिबियस कॉर्पस। दूसरा आता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड का मतलब होता है कि कोर्ट ये ऑर्डर देगा किसको, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, टू परफॉर्म द जॉब विच दे यूज टू परफॉर्म इट। जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो अगर कोई आदमी जाके बोलता है कि भैया ये है गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये अपना काम नहीं कर रहा है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर देगा उस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उसको आप परफॉर्म कीजिए। क्लियर है, दैट इज द मैंडेमस। नेक्स्ट आता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब आपका क्या अधिकार है। हाँ नहीं, ये दे सकता है आपको किसको, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। गवर्नमेंट ऑफिशियल को दे सकता है कि भाई आपको जो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होल्ड करके बैठे हुए हो, आपका क्या अधिकार है इसको, इस पोजीशन को होल्ड करने का। मान लो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है या कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड कर रहा है बट ही इज नॉट क्वालिफाइड टू होल्ड दैट पोस्ट, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकता है कि आपके क्या अधिकार है वहां पर बैठने का, हमें दिखाइए। जैसे फेक आईएएस था, लेडी जो बनी थी ना, क्या नाम था उसका, पूजा, जो भी हो, पूजा घेड़के, हाँ हाँ पूजा खेतकर, वही था। तो मान लो अगर वो पकड़ वो उस पोस्ट पे बैठी है जिसका वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी मतलब वो इलीगली बैठी हुई है, तो उससे पूछ सकता है कोर्ट के क्या अथॉरिटी है, क्यों वारंट हो। तो ध्यान रखना ये किसको है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये किसको है, गवर्नमेंट ऑफिशियल को दे सकता है। इट इज ऑल्सो टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडीज को दिया जाता है। सर्चरी या प्रोहिबिशंस। सर्चरी का मतलब होता है कि मान लो कोई ऐसा कोई जॉब है, ऐसा कोई पोस्ट है या ऐसा कोई केस है जो ऐसा कोर्ट देख रहा है जो ऑथोराइज नहीं है उस केस को सुनने के लिए। मतलब इफ एनी कोर्ट और क्वासी जुडिशियल बॉडीज कुछ ऐसे पोजीशन या ऐसे केस को देख रहा है विच इज नॉट ही इज ऑथोराइज टू हैंडल दोस, देन कोर्ट उसको मना कर सकता है कि आपने जो किया है, एक तो पहला वो आप ऑथोराइज नहीं हो, आप हमारे पास लेकर आओ, हमको वो ट्रेस ट्रांसफर करो, या उसको जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और अगर उसने कोई जजमेंट दे दिया है उसके अंदर में तो उसको क्वाश कर देगा। तो सर्टिफाई में क्या होता है, सर्चुररी में अगर कोई जजमेंट हो चुका है तो उसको क्वाश कर देगा और उसको ट्रांसफर करेगा किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास, पहला तो ये। और अगर प्रोहिबिशन से बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई केस अगर कोर्ट में चल रहा है जो
ऑथोराइज नहीं है उस केस को सुनने के लिए, उस केस में उसको प्रोहिबिट कर सकता है कि आप मत सुनिए, आप हमें ये केस ट्रांसफर कर दीजिए। तो इसमें ऑलरेडी जजमेंट हो चुका है, इसमें अभी हियरिंग चल रहा है, जजमेंट हुआ नहीं। दैट इज द प्रोविजन। क्लियर है? तो दैट इज द रिट पिटिशंस अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 32। याद रखना ये सारा चीज पूछा जा सकता है, आपको नोट्स में है आपके। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका 31A B C। देखो 31A B और C क्या बोलता है, इसमें क्या बोलता है निकालिए। 31A B और C दैट इज सेविंग्स ऑफ लॉ, है ना।